बच्चों, आज हम करेंगे आरोह भाग 1 से। कविता है आपकी घर की याद। भवानी प्रसाद मिश्र की लिखी हुई कविता है और ये जो कविता है कवि ने जेल में रहते हुए लिखी। कवि को जेल क्यों जाना पड़ा बच्चों? सन 1942 का जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें भाग लेने के लिए अनेक भारतीयों को जेल की, कारावास की सजा हुई, जिनमें से कवि एक थे और उनको जेल में जाना पड़ा। कारावास की सजा सुना दी गई अंग्रेजी सत्ता के द्वारा, अंग्रेजी शासन के द्वारा। तो वहां पर जेल में बहुत सारी यातनाओं को सहन करना पड़ा, जिनके कारण निराशा का जो भाव है वो भी कवि के जीवन में आया। इसके अलावा सावन का महीना जब आता है, सावन की झड़ी जब लगती है, बरसात आती है, तो कवि को जेल में बैठे बैठे अपने घर वालों की बहुत अधिक याद आती है। एक एक सदस्य का वर्णन कवि ने किया है कि किस प्रकार से मेरे जो घर वाले हैं मुझे बहुत अधिक स्नेह करते हैं और मैं भी उनसे बहुत अधिक स्नेह करता हूं। हर परिवार के सदस्य का वर्णन बहुत ही भावुकता के साथ कवि ने किया है। घर वाले जो हैं दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन एक गर्व जो महसूस करते हैं कि उन्होंने भारत माता की लाज के लिए, भारत माता की स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए कवि जेल में है। तो ये उनके परिवार की लीक रही है, परंपरा रही है और उसी परंपरा को आगे कवि ने बढ़ाया है। इस बात का गर्व भी है उनको। तो किस प्रकार से भवानी प्रसाद मिश्र ने जेल में बैठे हुए अपनी घर की याद कविता लिखी, और ये बहुत बड़ा संग्रह है। एक छोटा पार्ट यहाँ पे है बच्चों, वहीं से लिया गया है। तो किस प्रकार से सावन के महीने में जब बरसात होती है, कवि को अपने घर वालों की याद आती है, परिवार का एक एक सदस्य, उनका घर उनकी नजरों के सामने तैर रहा है। कवि बहुत ही उदास हैं, निराश हैं और ये सारी चीजें अपने घर वालों से वो बताना नहीं चाहते। सावन का भी मानवीयकरण किया है। सावन के हाथों अपने घर संदेश वो भेजते हैं कि मेरा जो जीवन जिस प्रकार का मैं यहाँ जेल में, कारावास में जी रहा हूं, उस वास्तविकता को मेरे घर वालों के सामने मत बता देना, क्योंकि वो और भी अधिक दुखी होंगे, परेशान होंगे। मैं उनको दुखी या परेशान नहीं करना चाहता। तो किस प्रकार से अपनी सारी परिस्थितियों का वर्णन कवि ने किया है और किस प्रकार से एक नेक काम के लिए, भारत की आजादी के लिए, भारत माता को स्वतंत्र करवाने के लिए बहुत सारे भारतीयों ने जो योगदान दिया, बलिदान दिया, उनमें से हमारे जो कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र भी हैं और उन्होंने इस पुण्य काम को किया और इसी का वर्णन कवि ने अपनी इस कविता में किया है। तो क्या कहते हैं कवि बच्चों? देखो, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। कवि कहते हैं कि आज बहुत तेज बारिश हो रही है। आज पानी गिर रहा है, आज बरसात हो रही है, बारिश हो रही है, बहुत पानी गिर रहा है, बहुत तेज वर्षा हो रही है। रात भर गिरता रहा, पूरी रात तेज बरसात होती रही। प्राण मन घिरता रहा, मेरे प्राण और मेरा मन मेरे घर की याद में मुझे घेरे हुए हैं। अर्थात मुझे अपने घर वालों की बहुत अधिक याद आ रही है। तो इस प्रकार से सावन की झड़ी कवि के सामने लगी हुई है। कवि जेल में है और वो जो प्राकृतिक वातावरण है पूरा शांत है, नीरवता से भरा हुआ है। तो ऐसे में घर वालों की याद आना स्वाभाविक है और वही कवि के साथ हुआ कि आज बारिश हो रही है और बहुत तेज बारिश हो रही है, पूरी रात बारिश होती रही है और ऐसे में मेरे प्राण, मेरा मन घर वालों की यादों से घिरा हुआ है। अर्थात मुझे अपने घर वालों की बहुत अधिक याद आ रही है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। आगे फिर कवि कहते हैं कि बहुत तेज बारिश हो रही है और मेरा जो घर है वो मेरी नजरों में तैर रहा है। अर्थात मुझे अपने घर वालों की, अपने परिवार वालों की बहुत अधिक याद आ रही है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। पूर होता है बच्चों भंडार,
तो कवि कहते हैं कि वो घर जो अब मुझसे बहुत अधिक दूर है, मैं यहाँ जेल में बैठा हुआ हूँ और मेरा जो घर है वो खुशियों का भंडार है, वहां पे सब मिलजुल कर स्नेह से प्रेम से रहते हैं। घर में 4 भाई। अपने परिवार के सदस्यों का परिचय देते हुए कवि क्या कहते हैं कि मेरे घर में मेरे 4 भाई हैं, मायके में बहन आई और अब मेरी जो बहनें हैं वो भी ससुराल से मायके में आ गई होंगी। जब उनको पता चला होगा कि मुझे जेल या कारावास की सजा हो गई है स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण, तो मेरी बहनें भी घर पर मेरे बारे में पूछने के लिए या पता करने के लिए आई होंगी। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। बहुत ही उदासी भरे भाव से कवि क्या कहते हैं कि बहनें तो अपने पिताजी के घर पर मेरे बारे में जानकारी लेने के लिए, मेरे बारे में कुशलक्षेम पूछने के लिए आई होंगी, लेकिन आज वही खुशियों से भरा हुआ मेरे पिताजी का या हमारा जो घर है, मेरी बहनों को परिताप का घर नजर आया होगा। परिताप का दुखों का घर। मेरी बहनों के लिए, मेरे परिवार वालों के लिए आज मेरा जो घर है वो दुखों का घर बन गया होगा, क्योंकि एक जो सदस्य है परिवार का वो जेल में है, कारावास में है, और जो सभी परिवार वालों को बहुत अधिक प्रिय है। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। कवि कहते हैं कि अब मेरे घर में सभी इकट्ठा हो रहे होंगे, और बहुत कम अवसर ऐसे जीवन में होते हैं कि पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा हो पाता है, दुख सुख में एक जगह वो इकट्ठे हो पाते हैं, और बहुत कम परिवार ऐसे हैं समाज में जिनमें इतना अधिक स्नेह देखने को मिलता है, ऐसा कवि कहते हैं। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। तो कवि फिर कहते हैं बच्चों कि मेरे 4 भाई हैं और 4 मेरी बहनें हैं। भाई मेरे भुजाओं के समान हैं, अर्थात मुझे हर परिस्थिति में सहारा देने वाले हैं, और बहनें मेरी प्यार की, स्नेह की प्रतीक हैं, वो मुझसे बहुत अधिक स्नेह करती हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, आगे अपनी माँ का वर्णन करते हुए कवि क्या कहते हैं कि मेरी जो माँ है वो पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है। और माँ बिन पढ़ी मेरी माँ अनपढ़ है, दुख में वह गढ़ी मेरी, लेकिन जब से मैं कारावास में आया हूँ, जेल की सजा मुझे हुई है, तब से मुझे पता है कि वो मेरे दुख में बहुत अधिक परेशान होंगी, पीड़ित होंगी, उनको बहुत अधिक दुख हो रहा होगा। माँ की जिसकी गोद में से रख लिया तो दुख नहीं फिर। अपनी माँ की ममता के बारे में, उनके प्रेम और स्नेह के बारे में कि कितना स्नेह वो अपने बच्चों से करती हैं, उसका वर्णन करते हुए कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी क्या कहते हैं कि मेरी माँ की गोद में अगर एक बार सिर हम रख लेते हैं तो संसार का, समाज का कोई भी दुख हमें छू तक नहीं पाता है, इतना अधिक स्नेह वो हमसे करती हैं। तो कवि अपनी माँ को बहुत ही ममतामयी स्वरूप उनका वर्णन कवि ने किया है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, पसारा यानी कि फैलाव, आना। तो कवि कहते हैं कि मेरी माँ की जो स्नेह की धारा है, जो प्रेम उसका मेरे प्रति है या बाकी सभी बच्चों के प्रति है, वो तो बहुत अधिक है ही। यहाँ जेल में, कारावास में भी मैं उस स्नेह की धारा को महसूस करता हूँ कि वो मुझसे कितना अधिक स्नेह करती है। इसीलिए कवि ने कहा है माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, यहाँ जेल में, कारावास में भी मैं उस ममतामयी माँ के प्रेम को अनुभव करता हूँ, वो यहाँ भी मेरे साथ है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। तो पहले भी वर्णन कवि ने किया है कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है। अगर वो पढ़ी लिखी होती तो अवश्य ही मुझे यहाँ जेल में, कारावास में पत्र लिखकर भेजती। तो इसीलिए उसका पत्र मेरे पास नहीं आता, तो वो अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए मुझे चिट्ठी या पत्र यहाँ पे जेल में नहीं भेज सकती। पिताजी जिनको बुढ़ापा, अपने पिता के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए कवि क्या कहते हैं कि मेरे जो पिताजी हैं उम्र से बूढ़े अवश्य हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन एक क्षण भी नहीं व्यापा। मेरे पिताजी का व्यक्तित्व ऐसा है कि उनको बुढ़ापे ने एक क्षण के लिए भी प्रभावित नहीं किया है। वो उम्र से बूढ़े अवश्य हैं, बुजुर्ग हैं,
लेकिन वो बूढ़े नजर नहीं आते हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा यानी कि प्रभावित किया। मेरे पिताजी को बुढ़ापे ने एक पल के लिए भी प्रभावित नहीं किया है। वो बिल्कुल भी बुजुर्ग या बूढ़े नजर नहीं आते हैं, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। मेरे पिताजी ऐसे बहादुर हैं जो अभी भी दौड़ लगा सकते हैं युवकों के समान, जवानों के समान, और जो अभी भी खिलखिलाकर हंस सकते हैं युवकों के समान, जवानों के समान। तो उनकी हंसी, उनकी दौड़ या उनका जो प्रभावशाली व्यक्तित्व है वो बिल्कुल भी बुढ़ापे से प्रभावित नहीं है। मौत के आगे न हिचके, भयभीत होना, डरना। अगर मौत भी मेरे पिताजी के सामने खड़ी हो तो बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। शेर के आगे न बिचकना, भयभीत होना, डरना। और शेर का भी सामना अगर उनको करना पड़े तो बिल्कुल भी भयभीत नहीं होते। तो कवि ने बताया कि उनके पिताजी बहुत ही बहादुर हैं, साहसी हैं। बोल में बादल गरजता गर्जन। उनका जो बोल है, आवाज है, वो इतनी कड़क है कि बादलों की गर्जन उसमें स्पष्ट सुनाई देती है। इनकी बादलों की गर्जन के समान कड़क आवाज अभी भी उनकी है। काम में झंझा लरजता, झंझा तूफान, और तूफान की गति से वो आज भी काम करते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि मेरे पिताजी को बुढ़ापे ने प्रभावित नहीं किया है। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, कवि फिर से अपने पिताजी के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं बच्चों, कि आज पिताजी ने गीता पाठ किया होगा, यानी कि गीता का अध्ययन किया होगा सुबह उठ के, दंड 260 करके, दंड यानी कि व्यायाम 260 उठक बैठक करने के बाद खूब मुगदर हिला लेकर, मुगदर यानी कि लकड़ी का बना हुआ व्यायाम करने का एक उपकरण, एक वस्तु, उससे अच्छे से व्यायाम उन्होंने किया होगा। मूठ उनकी मिला लेकर, मूठ होता है मुगदर के दोनों सिरों को मिलाकर अच्छे से व्यायाम उन्होंने किया होगा। और ये अपने दिनचर्या के सारे काम करने के बाद कवि क्या कहते हैं कि आज पिताजी ने गीता का पाठ किया होगा, गीता का अध्ययन जैसे कि उनका नियम है। उसके बाद 260 दंड बैठक उन्होंने की होंगी, व्यायाम किया होगा, और फिर मुगदर को अपने हाथों में लेकर अच्छे से उनके सिरे को, मूठ को मिलाकर व्यायाम करने के बाद जबकि नीचे आए होंगे, जब छत से ये सारे दिनचर्या के रोजमर्रा के कामों को निपटाने के बाद मेरे पिताजी छत से नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, तो पिताजी की आंखों में आंसू आ गए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। कभी बहुत ही निराश और उदास होकर, भावुक होकर क्या कहते हैं कि आज बहुत तेज बारिश हो रही है और मेरा जो घर है वो मेरी नजरों में तैर रहा है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। फिर से कवि कहते हैं कि मेरे घर में मेरे 4 भाई हैं और मेरी 4 बहनें हैं। भाई मेरे भुजाओं के समान हैं, सहारा देने वाले हैं हर परिस्थिति में, और मेरी जो बहनें हैं वो प्रेम की प्रतिस्वरूप हैं, प्रतीक हैं, मुझे बहुत अधिक प्रिय हैं, या वो मुझसे बहुत अधिक स्नेह करने वाली हैं। खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे, उनको किनको, पिताजी को, जब वो खेल रहे होंगे या आंगन में या घर में कहीं भी खड़े होंगे और पिताजी जब छत से नीचे आकर पिताजी की नजरें उनके ऊपर पड़ी होंगी तो पिताजी का जो हाल है वो बहुत ही बुरा हो गया होगा, दुख के कारण, उस पीड़ा के कारण कि घर में भवानी नहीं है। और भवानी यानी कि कवि कहते हैं कि मुझे पिताजी सबसे अधिक स्नेह घर में करते हैं, तो इसलिए कवि ने कहा है कि खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे, जब पिताजी की नजरें मेरे भाई और बहनों पर पड़ी होंगी और उन सबके बीच में मुझे ना पाकर मेरे पिताजी बहुत अधिक उदास हुए होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, मेरे वो पिताजी जिनको बुढ़ापे ने एक पल के लिए भी प्रभावित नहीं किया है। रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर, मुझ 5वें का नाम लेके उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे, यानी कि भवानी को सारे भाई बहनों में ना पाकर मेरे पिताजी बहुत अधिक दुखी हो रहे होंगे। 5वां मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। तो कवि ने वर्णन किया है
कि उनका पांचवा बेटा मैं हूं, जो भाग्य का मारा यहाँ जेल में कारावास में कैद हूं, जिसे सोने पर सुहागा। सोने पर सुहागा मुहावरे का प्रयोग कवि ने किया है बच्चों, यानी कि अच्छों में बहुत अच्छा। मेरे पिताजी सभी बच्चों से स्नेह करते हैं, सबको अच्छा मानते हैं, लेकिन उन सब में अच्छा वो मुझे मानते हैं, मुझसे सबसे अधिक स्नेह करते हैं। इसलिए कवि ने खुद के लिए, स्वयं के लिए सोने पर सुहागा मुहावरे का प्रयोग किया है। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। तो कवि ने कहा कि पिताजी मुझे सभी बच्चों में सबसे अच्छा मानते हैं, सोने पर सुहागा कहते हैं, और इस प्रकार से मुझे बहुत अधिक प्रेम या स्नेह वो करते रहे हैं, मेरे ऊपर प्यार लुटाते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। हेटे का अर्थ होता है गौण, तुच्छ, हीन। तो कवि ने कहा है कि जब सारा परिवार एक जगह इकट्ठा है, सबके ऊपर नजरें पिताजी की पड़ रही हैं, और उन सब में मुझे न पाकर पिताजी की जो दशा है, हालत है, बहुत ही खराब है। वो दुखी हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं। तो कवि ने कहा है कि आज उनके स्वर्ण बेटे, सोने के समान अच्छे बेटे भी उनको कम अच्छे लग रहे होंगे। हेटे यानी कि गौण, तुच्छ, हीन। सोने के समान बेटे भी कम अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूं अभागा। क्योंकि मैं उन सब में, सारे अच्छों में सबसे अच्छा, सुहागा यानी कि अच्छों में और अच्छा, यहाँ जेल में कारावास में कैद हूं, मैं अपने परिवार के साथ नहीं हूं। इसलिए मेरे पिताजी को मेरे बाकी जो भाई बहन हैं, जो सोने के समान हैं, अच्छे हैं, वो भी कम अच्छे नजर आ रहे होंगे। और माँ ने कहा होगा दुख कितना सहा होगा। और अपनी माँ और पिताजी की जो बातचीत है उसका वर्णन करते हुए कवि क्या कहते हैं कि पिताजी को ऐसी हालत में देखकर माँ ने कहा होगा, और ये बात कहते हुए खुद अपने ऊपर कितना दुख सहन उसने किया होगा, यानी कि मेरी माँ ने किया होगा। आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी, कि आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं। वहां यानी कि जेल में, कारावास में भवानी अच्छे से है, यानी कि पिताजी को उस दुख से बाहर निकालने की कोशिश माँ ने की होगी कि पिताजी की आंखों में आंसू ना आए। वह तुम्हारा मन समझकर और अपना पन समझकर। तो माँ ने पिताजी को समझाते हुए कहा होगा कि भवानी ने तुम्हारी मन की बात को जानकर कि देशभक्ति बहुत अच्छी बात है, देश के लिए तो अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर देना चाहिए, और इसी परंपरा को निभाया है भवानी ने। और अपना पन समझकर, अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपनी भारत माता को अपना समझकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है। गया है सो ठीक ही है। अगर ये नेक काम, अच्छा काम भवानी ने किया है तो बहुत अच्छी बात है। वह तुम्हारी लीक ही है, वो तुम्हारे परिवार की, वंश की परंपरा रही है, देश के काम आना तुम्हारी परंपरा रही है, और उसी परंपरा का निर्वाह जो है या निभाई है, उस परंपरा को भवानी ने बहुत अच्छे से निभाया है। तो अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। पांव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता। अगर भवानी देशभक्ति के आंदोलन में भाग नहीं लेता या वहां से पीठ दिखाकर वो भागता, तो मेरी कोख को भी लज्जा अनुभव होती, मैं भी उसको अपना बेटा कहने में लज्जा या शर्म महसूस करती। तो ऐसा काम भवानी ने नहीं किया है, बहुत अच्छा काम अपने बेटे ने किया है। इस तरह हो ना कच्चे, कच्चे यानी कि धैर्य मत खो, इस तरह तुम यानी कि धैर्य मत खो। रो पड़ेंगे और बच्चे, तुम्हें इस प्रकार से दुखी देखकर, परेशान देखकर, रोता हुआ देखकर घर के बाकी बच्चे भी रो पड़ेंगे। तो इस प्रकार से कवि कहते हैं कि घर में माँ पिताजी को साहस दे रही होगी, हौसला दे रही होगी या समझा रही होगी। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, और माँ की बातों का जवाब देते हुए पिताजी ने क्या कहा होगा, और ये बात कहने से पहले खुद अपने मन पर, अपने दिल पर कितना बड़ा दुख या भार उन्होंने सहन किया होगा। कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ, कि मैं रो कहाँ रहा हूँ, और ना ही मैंने अपने धैर्य को खोया है। और ये बात कहते हुए कवि को पता है कि कितना बड़ा दुख या किस प्रकार से उन्होंने अपने आंसू जो हैं वो रोक कर रखे होंगे। यानी कि कवि के कहने का तात्पर्य क्या है कि मेरे घर का एक एक सदस्य
मुझे अपने साथ ना पाकर या जेल या कारावास में होने के कारण बहुत अधिक दुखी है, परेशान है। हे सजीले हरे सावन, सावन का मानवीकरण कवि ने किया है और उसके माध्यम से संदेश अपने घर कवि भेजना चाहता है कि मेरे घर पर जाकर जेल की वास्तविकता या सच्चाई मत बता देना कि किस प्रकार से हम यहाँ पे जीवन जीते हैं, किस प्रकार से हम निराश हैं, उदास हैं, किसी से बातचीत नहीं करते, या किस प्रकार की परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। और ये जाकर कहना कि यहाँ पर जो तू देख रहा है वो वास्तविकता, वो सच्चाई गलती से भी मेरे घर जाकर मत कह देना। वहां पे जाके सिर्फ अच्छी अच्छी बातों का संदेश ही देना ताकि मेरे घर वाले किसी भी प्रकार से दुखी या परेशान ना हो। तो क्या कहते हैं कवि, हे सजीले हरे सावन, कि हे सजे धजे हरियाली से युक्त सावन, हरियाली से भरे हुए सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम मेरे लिए पवित्रता और पुण्य के समान हो। तुम बरस लो वे न बरसें, तुम जितना मर्जी पानी बरसा लो, जितनी मर्जी बारिश कर लो, लेकिन वे यानी कि मेरे घर वाले, मेरे घर वालों की आंखों में से पानी नहीं बरसना चाहिए, उनकी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। पांचवें को वे न तरसे, मुझ पांचवें को याद करके वो ना तरसे, किसी प्रकार की दुख या पीड़ा उनको अनुभव ना हो, ऐसा कुछ जाकर संदेश मेरे घर पर देना। तो कवि क्या कहते हैं, सावन को संबोधित करते हैं, सावन का मानवीकरण करते हैं और सावन से कहते हैं कि हे सजे धजे हरियाली से युक्त सावन, तुम तो मेरे लिए पवित्र और मेरे पुण्य कर्मों के समान हो। तुम जितनी मर्जी बारिश कर लो, लेकिन मेरे घर वालों की आंखों से आंसू नहीं निकलने चाहिए। मुझ पांचवें को याद करके वो किसी भी प्रकार के दुख या पीड़ा में ना डूबे रहें, ऐसा जाकर संदेश उनको दो। मैं मजे में हूं सही है, घर नहीं हूं बस यही है। उनसे जाकर कहना कि मैं मजे में हूं, आनंद से यहाँ पे रह रहा हूं, बस घर पे नहीं हूं। बस जो शब्द है बच्चों, उसके अलग अलग अर्थ बताए हैं कवि ने। घर नहीं हूं बस यही है, कि बस मैं अपने घर पे नहीं हूं, बस यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। किंतु यह बस बड़ा बस है, किंतु जो ये बस है, बस यानी कि विवशता, मजबूरी, कि मेरी मजबूरी है, मैं विवश हूं कि मैं अपने घर वालों के साथ नहीं हूं। और यही बस यानी कि बस शब्द के अलग अलग जो अर्थ बताए हैं, अलग अलग वाक्यों में जो प्रयोग किया है, और यही जो बस है वो मेरे जीवन का बहुत बड़ा बस है, बहुत बड़ी मजबूरी है, विवशता है कि मैं इस समय अपने घर वालों के साथ नहीं हूं। इसी बस से सब वीरस है, वीरस यानी कि नीरस, आनंद रहित, दुख पीड़ा, इसी विवशता मजबूरी के कारण मेरे जीवन में निराशा आई है। और इसीलिए कवि कहते हैं कि इसी बस के कारण, इसी मजबूरी के कारण कि मैं जेल में हूं, कारावास में हूं, अपने परिवार के साथ नहीं हूं, इसी के कारण मेरा जो जीवन है वो उदास है, निराश है, आनंद रहित है, यानी कि किसी प्रकार की खुशियां मेरे जीवन में नहीं है। किंतु उनसे यह न कहना, किंतु हे सावन, मेरे घर वालों से जाकर इस प्रकार की कोई भी वास्तविकता, कोई भी सच्चाई की बात नहीं कहना। उन्हें देते धीर रहना, उन्हें जाकर धैर्य ही देना कि भवानी जेल में, कारावास में बहुत अच्छे से अपना जीवन जी रहा है। उन्हें कहना लिख रहा हूं, उन्हें कहना पढ़ रहा हूं। मेरे घर पर जाकर कहना कि हे सावन, मेरे घर पर जाकर कहना कि भवानी वहां जेल में भी, कारावास में भी पढ़ाई लिखाई का काम कर रहा है, और यहाँ पे भी काव्य रचनाएं या साहित्य लेखन का जो मेरा काम है वो मैं अपना निरंतर कर रहा हूं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत मुझे यहाँ पे नहीं है। काम करता हूं कि कहना, नाम करता हूं कि कहना, कि हे सावन, मेरे घर वालों को जाकर कहना कि मैं यहाँ भी बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई का काम बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, और यहाँ भी मैं आप लोगों का जो नाम है वो रोशन कर रहा हूँ। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। जाकर मेरे घर कहना कि यहाँ भी लोग मुझे बहुत चाहते हैं, बहुत अधिक स्नेह करते हैं, तुम्हें किसी प्रकार का दुख करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ भवानी बहुत अच्छे से रह रहा है। इस प्रकार का संदेश तुम मेरे घर लेकर जाना।
और कहना मस्त हूं मैं, कातने में व्यस्त हूं मैं, कि हे सावन मेरे घर पर जाकर कहना कि मैं यहाँ पर मस्त होकर आनंद से मजे से अपना जीवन जी रहा हूं। और गांधी जी द्वारा चलाया गया जो चरखा आंदोलन है उसमें कातने में यानी कि सूत कातने में या चरखा कातने में मैं अपने आप को व्यस्त रखता हूं। वजन 70 सेर मेरा, सेर यानी कि किलो, और भोजन ढेर मेरा, यहाँ पे मेरा जो वजन है वो 70 किलो हो गया है और मैं ढेर सारा भोजन करता हूँ, जबकि वास्तविकता कुछ और थी बच्चों, सच्चाई कुछ और थी। इस प्रकार का जीवन कवि और जो बाकी भारतीय लोग थे जिनको जेल या कारावास में डाल दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, वो बहुत ही पीड़ित थे, दुखी थे, तरह तरह के अत्याचार उन पे होते थे और इसीलिए निराशा का जो भाव है उनके जीवन में भर गया था। तो इस सच्चाई को कभी अपने घर वालों के सामने स्पष्ट नहीं होने देना चाहते और इसीलिए सावन का मानवीयकरण करके अपनी उन भावनाओं को सावन के माध्यम से घर वो पहुंचाना चाहते हैं। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ, ठेलना होता है मुकाबला करना। तो कवि कहते हैं कि मेरे घर जाकर कहना कि यहाँ पर मैं खेलने कूदने के काम में व्यस्त रहता हूँ, दुखों का डटकर मुकाबला करता हूँ, और कहना मस्त हूं मैं, यो न कहना अस्त हूं मैं, कि हे सावन घर जाकर कहना कि मैं बहुत ही मस्ती में आनंद से मजे से अपना जीवन जी रहा हूं। ये मत कहना कि यहाँ पर मैं उदासी भरा जीवन जी रहा हूं। अस्त मतलब उदास। हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना। बहुत ही उदास और निराश भाव से कवि क्या कहते हैं, सावन से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हे सावन बिल्कुल भी ऐसा कुछ मत कहना जैसा यहाँ पे तू देख रहा है। जिस वास्तविकता और सच्चाई से तू परिचित है उस सच्चाई के बारे में बिल्कुल भी मेरे घर पर जाकर मत कहना। कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कि हे सावन मेरे घर जाकर ये गलती से भी मत कह देना कि मैं रात रात भर जागता रहता हूँ, मुझे या जेल में कारावास में नींद भी नहीं आती और मेरी जो हालत है, दशा है, वो ऐसी हो गई है कि मुझे तो आदमी से भी डर लगता है, आदमी से भी मैं भागता हूँ। कह न देना मौन हूं मैं, खुद न समझूं कौन हूं मैं, कि हे सावन ये मत मेरे घर जाकर कह देना कि मैं चुपचाप यहाँ पे अपना जीवन जी रहा हूँ, किसी से बातचीत भी करना मुझे अच्छा नहीं लगता या किसी से भी मैं बातचीत नहीं करता और मेरी खुद की समझ में नहीं आता कि मैं कौन हूँ। यानी कि इतना निराशा और उदासी भरा जीवन मैं यहाँ पे जी रहा हूँ। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। बक देना, सच्चाई गलती से भी मुंह से मत निकाल देना। जो सच्चाई जेल की है, जो वास्तविकता जेल के जीवन की है, शक मतलब संदेह, कि ऐसा कुछ भी गलती से अपने मुंह से मत निकाल देना कि उनको संदेह हो, शक हो कि भवानी वहां पे अच्छे से नहीं है। अगर ऐसा होता है तो मेरे घर वाले और भी अधिक दुखी होंगे, जो कभी नहीं चाहते। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। फिर से कवि कहते हैं कि हे सजे धजे हरियाली से युक्त सावन, तुम तो मेरे लिए पवित्रता और पुण्य कर्मों के समान हो, पवित्रता के समान हो। तुम जितना मर्जी बरस लो, तुम बरस लो वे न बरसे। तुम जितनी मर्जी बारिश कर लो, जितना मर्जी पानी बरसा लो, लेकिन मेरे घर वालों की आंखों से आंसू नहीं बहने चाहिए, नहीं बरसने चाहिए। पांचवें को वे न तरसे, मुझ पांचवें बेटे को याद करके उनकी आंखों में आंसू ना आए, इस प्रकार का संदेश जाकर मेरे घर वालों को देना। थैंक यू बच्चों।